जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न दिया गया है कि संविधान में संशोधन किसके द्वारा साथियों किया जा सकता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 4 फरवरी को साथियों आपके 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि संविधान में संशोधन किसके द्वारा साथियों किया जा सकता है। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, संसद के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे साथियों, कुल 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता ये कहां पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता ये कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यह कराची में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब दिए गए हैं, कराची में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहाँ होगा। तो याद रखिएगा साथियों, यह हो जाएंगे आपके कहां पर, तो ये मेघालय में है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, बी कृष्णमूर्ति को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं, बी कृष्णमूर्ति को जानते हैं। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका और प्रश्न क्या है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके हो जाएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है साथियों, मार्ले मिंटो सुधार ये किस वर्ष साथियों पारित हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मार्ले मिंटो सुधार ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1909 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता है। तो साथियों आप बताएंगे लिंग समानता को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लिंग समानता को। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है और प्रश्न है कि दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार साथियों किसको प्रदान किया गया है। चलिए बताएंगे कि दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे संसद को यह अधिकार दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, संसद को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
उत्पादन के कारक में यहाँ पे क्या शामिल नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में यहाँ पे कौन है जो कि शामिल नहीं है? तो साथियों यहाँ पे कर जो है ये शामिल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को साथियों जाना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, नीलगिरी पहाड़ी। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ और इसे किस नाम से साथियों जाना जाता है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, जिसे किस नाम से साथियों जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है यहाँ पे संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय जो है साथियों कौन सा होता है? चलिए बताइए, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में जो पहला विषय होता है साथियों कौन सा होता है? तो साथियों पहला विषय होता है प्रश्नकाल, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यहाँ पे प्रश्नकाल होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए साथियों कि भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो साथियों प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों 24वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लाल मोहन घोष हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, लाल मोहन घोष। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू जो है साथियों यहाँ पे किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इनको किए जाते हैं मूल्य पर, ऑप्शन ए सही जवाब है, मूल्य पर की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे कि नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए जो है किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है जरूरी होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि सारिका राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित है। चलिए बताएंगे सारिका राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये कहाँ स्थित हो जाएंगे? तो साथियों ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि जो है साथियों बनाया जाता है? चलिए बताइए कि क्या है साथियों जिससे मोटा कपड़ा, बैग और कालीन आदि बनाया जाता है? तो साथियों ये हो जाएंगे जूट, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? चलिए बताएंगे साथियों कि कौन से अनुच्छेद में साथियों भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलेगा? तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है, ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 52 होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा साथियों ढाका में 1906 में होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों
इनको यहाँ पे क्या कहे जाते हैं, तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है यहाँ पे, और प्रश्न क्या है कि कौन सी नदी है जो कि सतपुरा से निकलती है। चलिए बताइए कि कौन सी नदी है जो कि सतपुरा से निकलती है। तो सतपुरा से साथियों यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा नदी होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न आप लोग का दिया गया है, और प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख होगा। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 89 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 89 होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम के खिलाफ जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था। चलिए बताइए साथियों, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित किस अधिनियम के खिलाफ जो है सत्याग्रह आह्वान किए थे। तो याद रखिएगा साथियों, रॉलेट एक्ट के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रॉलेट एक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है साथियों यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है। चलिए बताइए साथियों कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पे होगा। तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, राजस्थान में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं, और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा होगा। तो साथियों पूंजी पूर्ति में वृद्धि होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, पूंजी पूर्ति में वृद्धि होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि क्या उपराष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए बताइए, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो साथियों याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति को महाभियोग हटाने की यहाँ पे कोई भी प्रक्रिया संविधान में नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। बल्कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा उनको पद से हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि बाल श्रम का निषेध करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि बाल श्रम का निषेध करता है। तो साथियों यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे बताइए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 23-24, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। 23-24 जो है साथियों क्या है, तो ये शोषण के विरुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा, जिसमें क्या है, तो आप 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं करवा सकते किसी खतरनाक फैक्ट्री में, या आप किसी से जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद 24 में होगा। आगे देखिए, प्रश्न है भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइए, भारत के सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा 1975 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1975 में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में साथियों आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो साथियों आप याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जुल्लू जनजाति किस देश में पाई जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, जुल्लू जनजाति जो ये किस देश में पाई जाती है। तो साथियों जुल्लू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप
ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।